वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट और बीएससी बीएड फर्स्ट की इनवर्टिब्रेटा। बीएससी फर्स्ट और बीएससी बीएड है फर्स्ट इनवर्टिब्रेटा। सब्जेक्ट आपका जूलॉजी, पार्ट नंबर है 6। स्टूडेंट, हमने कल की क्लास में देखा था कि प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन किया था और क्लासिफिकेशंस के बाद मैंने कहा था कि ये जो प्रोटोजोआ के जितने भी एनिमल्स हैं जो अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस उनकी हम डिटेल स्टडी करेंगे। उनमें से सबसे पहला एनिमल्स आपके सामने है, वो है आपका अमीबा। अमीबा का क्लासिफिकेशन कल हमने उसमें देखा था, तो किस प्रकार का क्लासिफिकेशन होता है। तो सबसे पहले यदि हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं तो क्लासिफिकेशन देखिए इसका। हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, हमें पता है कि अमीबा यूनिसेलुलर है। कैसा है? यूनिसेलुलर। जो यूनिसेलुलर होते हैं वो आपके कौन से फाइलम में रखे थे? वो फाइलम था आपका प्रोटोजोआ। तो अमीबा क्या है? प्रोटोजोआ का एक प्राणी है। दूसरी बात हमने क्या बात की थी कि जो नेक्स्ट हमने बात की थी कि जो आपका प्रोटोजोआ का प्राणी है तो इसकी क्लास कौन सी होगी? इसकी क्लास हमने कहा था कि इसमें क्या पाए जाते हैं? कूटपाद पाए जाते हैं, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया के आधार पर इसकी क्लास को हमने क्या कहा था? राइजोपोडिया कहा था। क्लास को क्या कहा था? राइजोपोडिया। ठीक है। यदि हम इसकी सब क्लास देखते हैं, क्या देखते हैं? सब क्लास। राइजोपोडिया के बारे में कल हमने आपको बताया था कि राइजोपोडिया जालिका के समान भी हो सकते हैं, पॉलीपोडिया भी हो सकते हैं। तो इसके आधार पर जो लोबोसा, रेटिकुलेसा, अनेक प्रकार की सब क्लास आपको, 3 प्रकार की सब क्लास आपको इसमें बताई थी। ये जो इसके जो कूटपाद होते हैं ये पॉलीपोडिया प्रकार के होते हैं, और जो पॉलीपोडिया प्रकार के कूटपाद रखने वाले जो एनिमल थे हमने उसके लिए एक क्लास बनाई थी। वो क्या थी आपकी? लोबोसिया। कौन सी क्लास बनाई थी? लोबोसिया। ठीक है। अब देखो फाइलम, क्लास के बाद में क्या आता है? इसका ऑर्डर आता है। ठीक है। ऑर्डर के लिए हम क्या लिखेंगे? नाम के आधार पर अमोइबिडा या अमोइबिना भी कह सकते हो। अमोइबिडा या अमीबिना, अमीबिडा या अमीबिना। ठीक है। इसके बाद आपका इसमें आता है इसका वंश, जीनस इसका होगा अमीबा, अमीबा जीनस। और हम इसकी स्पेसिस यानी कि इसकी जाति कौन सी है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। अनेक प्रकार की जातियां होती है। ठीक है। तो इसकी जो स्पेसिस है, स्पेसिस का अध्ययन कर रहे हैं वो आपकी क्या है? प्रोटियस। अमीबा क्या है? प्रोटियस। हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं वह आपका अमीबा प्रोटियस के बारे में है। ठीक है। अब हम अमीबा की डिटेल स्टडी करते हैं। अमीबा की सबसे पहले खोज की थी रसल वॉन रसेनहोफ ने की थी। अमीबा की सबसे पहले खोज किसने की थी? रसल वॉन रसेनहोफ ने द्वारा की गई थी। अमीबा जो शब्द है वो दिया था आपका विसेंट ने। किसने दिया था? विसेंट ने अमीबा का क्या दिया था? नाम दिया था। खोज किसने की थी? रसल वॉन रसेनहोफ ने। खोज तो की थी रसल वॉन रसेनहोफ ने, और नाम किसने दिया था? अमीबा का नाम दिया था विसेंट ने। अब देखिए अमीबा जो है फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर आता है, सार्कोमेस्टिकोफोरा के अंदर, सब फाइलम के अंदर आता है। अमीबा प्रोटियस का हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। ठीक है।
अमीबा प्रोटियस का अर्थ होता है कि ऐसा कोई ग्रीक के अंदर कोई समुद्री देवता होता है। समुद्री देवता कैसा है? समुद्री देवता कि अपना वो क्या करता रहता है, आकार बदलता रहता है, अपना आकार चेंज करता रहता है। तो ग्रीक भाषा में आकार चेंज करने वाले देवता को हम क्या बोलते हैं? प्रोटियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटियस। तो उसी प्रकार से ये अमीबा भी अपना आकार क्या करता है? चेंज करता रहता है। तो इसी के आधार पर इसका नाम क्या दिया गया है? अमीबा प्रोटियस कहा गया है। ठीक है। इसके अलावा एक अमीबा पॉलीमिक्सा, जिसे चोस भी कहा जाता है, अमीबा सबसे बड़ा अमीबा होता है। लेकिन हम यहाँ पर जो अध्ययन करेंगे वो केवल और केवल अमीबा प्रोटियस का ही अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो अब हम अमीबा की स्ट्रक्चर यदि देखते हैं, ठीक है, तो अमीबा की स्ट्रक्चर आपके सामने इस प्रकार की दिखाई देती है। तो अमीबा की स्ट्रक्चर से पहले यदि हम इसके बात करते हैं, शेप एंड साइज की बात करते हैं। शेप एंड साइज यानी कि ये अमीबा की शेप कैसी होती है और साइज किस प्रकार से होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अमीबा के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमीबा जो होता है इसका कोई भी आकार निश्चित नहीं होता है, क्योंकि प्रोटियस का अर्थ क्या होता है कि ऐसा ग्रीक देवता जो अपना आकार चेंज करता रहता है। तो उसी के आधार पर इसका नाम भी अमीबा प्रोटियस पड़ा है, अर्थात ये अपना आकार क्या करता रहता है? परिवर्तित करता रहता है। अर्थात अमीबा जो होता है ये अनियमित आकार का होता है, समय समय पर अपना आकार क्या करता रहता है? परिवर्तित करता रहता है। यदि हम अमीबा की व्यास की बात करते हैं तो इसका व्यास लगभग 16 mm के आसपास होता है। ठीक है। तो ये तो बात थी इसकी शेप और साइज की। अब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि अमीबा में किस किस प्रकार की स्ट्रक्चर मौजूद होती है। देखिए स्टूडेंट्स कि ये जो अमीबा है, अमीबा के बाहर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त आवरण नहीं पाया जाता है। ये एक क्या है? ये एक सेल है, यानी कि एक कोशिका है, और ये पूरी कोशिका ही क्या करती है? संपूर्ण कार्य करती है। यानी कि जितने भी एनिमल्स के अंदर कार्य होते हैं वो सभी कार्य इसी कोशिका के द्वारा किए जाते हैं। तो ये जो कोशिका है या अमीबा है, यदि हम इस अमीबा का अध्ययन करते हैं तो हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांट के अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला भाग यानी कि सबसे बाहर की तरफ एक आवरण पाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा लेमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा लेमा कहा जाता है, जो सबसे बाहर की ओर आवरण पाया जाता है। प्लाज्मा लेमा, ये जो बाहर का आवरण है, इस बाहर के आवरण को ही इसे प्लाज्मा लेमा कहा गया है। प्लाज्मा लेमा जो आवरण है ये आपका कोशिका के समान ही होता है, अर्थात प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ स्तर होता है। कैसा स्तर होता है? प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ स्तर होता है। ठीक है। लेकिन इस प्लाज्मा लेमा में, ये जो प्लाज्मा लेमा है, इसमें कुछ म्यूकोप्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इसमें म्यूकोप्रोटीन भी पाए जाते हैं। और ये म्यूकोप्रोटीन क्या करते हैं? ये म्यूकोप्रोटीन इस अमीबा के चारों तरफ, इस बॉडी के चारों तरफ इस प्रकार की छोटी छोटी अंगुली के समान, प्रबंध के समान संरचना बना देते हैं। अर्थात ये क्या बनाते हैं? माइक्रोविलाई बनाने का काम करते हैं। ये जो माइक्रोविलाई होती है ये म्यूकोप्रोटीन की बनी होती है, जिसके कारण अमीबा का बाहरी शरीर क्या होता है? चिपचिपा या चिकना होता है, जिसके कारण बाहरी कोई भी इसका फूड मटेरियल होता है वह फूड मटेरियल इसके बाहर प्लाज्मा लेमा में चिपक जाता है। ठीक है। तो ये इसका प्लाज्मा लेमा है। वैसे तो ये कठोर स्तर होता है, लेकिन
ये बाहरी पदार्थों के लिए क्या होता है, सेलेक्टिव प्रीमिएबल होता है, यानी कि चयनात्मक क्या होता है, चयनात्मक पारगम्य। चयनात्मक क्या होता है, पारगम्य, यानी कि सेलेक्टिव प्रीमिएबल, यानी कि चयन करके, यानी कि अमीबा के लिए जो आवश्यक पदार्थ हैं उन्हीं को शरीर के अंदर जाने देता है। वैसे तो ये जो बाहर का जो प्लाज्मा लेमा आवरण है, ये प्लाज्मा लेमा जो आवरण है ये कठोर होता है, लेकिन फिर भी ये लचीला होता है। लचीला होने के कारण इसके अंदर पदार्थ आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रवेश करते हैं। ठीक है, ये जो अमीबा है, अमीबा के अंदर क्या होता है कि ये जो झिल्ली है इसकी टूटती रहती है और पुनः जुड़ती रहती है, अर्थात रीजनरेशन की बहुत ज़्यादा क्षमता इसमें पाई जाती है। जब ये बाहरी प्लाज्मा लेमा टूटती है तो कब टूटती है, देखो ये जब पिनोसाइटोसिस की प्रक्रिया के दौरान या फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया के दौरान, फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया के दौरान ये जो झिल्ली है वो टूटती रहती है। पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस के बारे में हमने पिछले की क्लासों में बताया था कि ये पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस क्या है, एक प्रकार की कोशिका के अंदर अंतर्ग्रहण की विधि होती है। यदि तरल पदार्थों को कोशिका के अंदर लिया जाता है तो इसे पिनोसाइटोसिस या पिनकोसाइटोसिस कहा जाता है, और जबकि ठोस पदार्थों को यदि कोशिका के अंदर लिया जाता है तो इसे फेगोसाइटोसिस कहा जाता है। तो ठोस पदार्थ जब कोशिका के अंदर जाएंगे या तरल पदार्थ कोशिका के अंदर जाएंगे तो ये झिल्ली जो होती है जगह जगह से अनियमित रूप से क्या रहती है, टूटती हुई रहती है, और जिसका पुनः निर्माण भी हो सकता है। अर्थात जो अमीबा होता है इसमें रीजनरेशन की बहुत ज़्यादा क्षमता पाई जाती है, चोट लगने या झिल्ली टूटने पर यह पुनः इसका निर्माण हो जाता है। तो ये जो अमीबा का सबसे बाहरी स्तर प्लाज्मा लेमा थी। अब हम अमीबा के जो नेक्स्ट स्तर है उसकी भी बात कर लेते हैं कि अमीबा में नेक्स्ट भाग क्या पाया जाता है। अमीबा का नेक्स्ट भाग इसका साइटोप्लाज्म होता है। नेक्स्ट भाग इसका साइटोप्लाज्म। तो सेकंड भाग इसका क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म यानी कि इस जो प्लाज्मा लेमा के अंदर की तरफ जो भी मटेरियल भरा होता है वह किसी भी कोशिका का क्या होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। उसी प्रकार से अमीबा के अंदर भी ये जो मटेरियल भरा है इसमें क्या भरा है, ये जो भाग है इसे मैट्रिक्स भी कहा जाता है। इसके आंतरिक भाग को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स भी कहा जाता है। मैट्रिक्स या इसे हाइलोप्लाज्म नाम से भी जाना जाता है। मैट्रिक्स या हाइलोप्लाज्म भी कहा जाता है। इस मैट्रिक्स या हाइलोप्लाज्म के अंदर देखिए जो इसका बाहर का जो साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि बाहरी साइटोप्लाज्म, बाहर की तरफ जो साइटोप्लाज्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। और अंदर का जो इसका साइटोप्लाज्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म जो होते हैं वो दो भागों में होते हैं, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म के रूप में होते हैं। ठीक है, अब ये जो भाग है, जो इसका सबसे बाहर की तरफ कौन सा भाग है, एक्टोप्लाज्म होता है। एक्टोप्लाज्म जी होता है जो इसे भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक्टोप्लाज्म को कितने भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। देखिए जो ये जो बाहरी स्तर है यहाँ से यहाँ तक का, ये जो नीचे का स्तर है इसे हम क्या बोलते हैं, एक्टोप्लाज्म कहा जाता है। एक्टोप्लाज्म जो प्लाज्मा लेमा के बिल्कुल अंदर की तरफ है। ये भाग देखिए, ये भाग देखिए आप, ये जो इसका एक्टोप्लाज्म है ये क्या है, इसमें किसी भी प्रकार की कणिका नहीं पाई जाती है। अर्थात ये जो इसका भाग होता है ये बिल्कुल ही प्योर, स्वच्छ और पारदर्शी होता है। कैसा होता है, प्योर होता है, स्वच्छ होता है, पारदर्शी होता है। और इस पारदर्शी भाग के कारण इसे हम क्या बोलते हैं, हाइलिन लेयर के नाम से
जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं? हाइलिन लेयर। यानी कि ये जो बिल्कुल भी कणिका नहीं है जिसके अंदर पारदर्शी सा आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये इसकी क्या है? हाइलिन लेयर है। हमें पता है कि अमीबा के अंदर क्या है? अमीबा के अंदर गमनांक के रूप में क्या पाए जाते हैं? स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्यूडोपोडिया। जब ये स्यूडोपोडिया बनते हैं और बिगड़ते भी रहते हैं, जब ये स्यूडोपोडिया बनते हैं तो ये जो हाइलिन जो लेयर है, हाइलिन लेयर उस स्यूडोपोडिया पर केप के समान क्या हो जाती है? फैल जाती है। स्यूडोपोडिया पर क्या होती है? कैप के समान फैल जाती है। जब ये हाइलिन लेयर स्यूडोपोडिया पर कैप के समान फैल जाती है तो इसी कैप को क्या कहेंगे हम? हाइलिन कैप के नाम से भी जाना जाता है। ये जो कैप है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं हाइलिन कैप। ये हाइलिन कैप बनाती है। तो हाइलिन कैप बनती किससे है? इसी आपकी हाइलिन लेयर्स के द्वारा बनती है। मैंने कहा है कि हाइलिन लेयर्स का अंदर का जो पार्ट है, ये देखिए, ये इसमें क्या पाए जाते हैं? कुछ फाइबर्स पाए जाते हैं और बहुत सी क्या पाई जाती है? कणिकाएं पाई जाती है। यानी कि इसमें फाइबर्स की संख्या ज्यादा होती है, कणिकाएं कम होती है। यानी कि ये जो आपका हाइलिन लेयर वाला पार्ट है, ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये हाइलिन लेयर है। इसके अंदर चारों तरफ जितना भी ये पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा जेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा जेल। प्लाज्मा जेल कुछ नहीं है, ये कणिका से बना हुआ और तंतुओं से बना हुआ पार्ट है जो हाइलिन लेयर्स के नीचे पाया जाता है और ये केवल और केवल एंडोप्लाज्म का ही भाग होता है। तो हाइलिन लेयर और एंडोप्लाज्म दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हाइलिन लेयर और प्लाज्मा जेल दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? एक्टोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एक्टोप्लाज्म में क्या हो गया? एक तो आपकी होगी हाइलिन लेयर होगी और दूसरी क्या होगी? प्लाज्मा जेल भाग। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट आता है एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म जो अंदर का जितना भी पार्ट होता है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्म कहा जाता है। और ये एंडोप्लाज्म, इसमें बहुत सी कठोर प्रकार की संरचना पाई जाती है, इसे हम साइटोसोल के नाम से भी जाना जाता है। एंडोप्लाज्म या साइटोसोल दोनों एक ही बात है। एंडोप्लाज्म यानी कि ये जो आपका प्लाज्मा जेल का पार्ट है, प्लाज्मा जेल के भाग के नीचे का, ऊपर से लेके ये प्लाज्मा जेल है यहाँ तक, और इसके अंदर का पार्ट है, ये क्या कहलाएगा? आपका एंडोप्लाज्म या साइटोसोल कहलाता है। ये जो पार्ट होता है ये भी कणिकाओं से बना होता है, लेकिन इनमें कणिकाओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है जबकि तंतुओं की संख्या क्या होती है? कम होती है। और कणिकाओं की संख्या ज़्यादा और तंतुओं की संख्या कम होती है। इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं? साइटोसोल कहा जाता है। और इस साइटोसोल में कोशिका के जितने भी कोशिकांग होते हैं वो तैरते हुए पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो बात थी इसमें जो पाए जाने वाले जो साइटोप्लाज्म के दो पार्ट। ठीक है, अब देखिए जो एंडोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्म में आपको किस किस प्रकार की स्ट्रक्चर है दिखाई देती है। एंडोप्लाज्म या साइटोसोल में आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है उसके बारे में देखिए मैंने कहा है कि जो ये अमीबा होता है, अमीबा के अंदर कूटपाद लोबोपोडिया बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं। जब ये लोबोपोडिया आगे की तरफ बनते हैं और पीछे की तरफ जाते हैं तो पीछे की तरफ क्या होते हैं? ये लोबोपोडिया यहाँ पर नष्ट होते हुए दिखाई देते हैं। और जहाँ पर ये लोबोपोडिया नष्ट होते हैं उस भाग को हम क्या बोलते हैं? उस संरचना को क्या कहा जाता है? यूरोइड स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसे यूरोइड कहा जाता है। और देखिए हमें इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। यदि हम अमीबा की एक कोशिका है, इस कोशिका के अंदर देखते हैं तो हमें एक बड़ी सी इस प्रकार की एक संरचना दिखाई देती है। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स।
यानी कि स्कुंचनशील रिक्तिका कहा जाता है। स्कुंचनशील है रिक्तिका। ये जो स्कुंचनशील रिक्तिका यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल जो वैक्यूल्स होती है, ये जो वैक्यूल्स होती है क्या काम करती है? ओस्मो रेगुलेशंस का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? ओस्मो रेगुलेशन का कार्य करती है, यानी कि प्रासरण संतुलन का कार्य करती है। ठीक है, ये ओस्मो रेगुलेशंस का कार्य करती है। ये फूली हुई सी संरचना होती है, बिल्कुल पारदर्शी, और इसके चारों ओर भी क्या पाई जाती है? जैसी आपकी प्लाज्मा लेमा होती है, प्लाज्मा लेमा के समान ही झिल्ली पाई जाती है। और इस कॉन्ट्रैक्टाइल जो वैक्यूल्स होती है, इसके चारों ओर बहुत सी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। अर्थात इसमें जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के क्या पाए जाते हैं? क्लाउड पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बादल भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो भी कोशिका के अंदर संरचना होती है आपका, ये इसमें एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी होती है। क्या होती है? एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पर क्या लगे रहते हैं? छोटी छोटी कणिका के रूप में इसमें राइबोसोम में लगे रहते हैं। इसके अलावा इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी पाया जाता है। लाइसोसोम भी पाया जाता है। यानी कि जो भी कोशिका में जितनी भी स्ट्रक्चर होती है वे सारी स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब हम तीसरे पार्ट की बात कर लेते हैं। अमीबा का जो तीसरा भाग है वह होता है इसका न्यूक्लियस। क्या होता है भाई? तीसरे भाग के रूप में इसमें क्या होता है? इसका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लियस जो इसका भाग है, ये वाला भाग क्या है? न्यूक्लियस। इसके न्यूक्लियस की एक विशेषता होती है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? इसमें बहुत सी संख्या में न्यूक्लियोलस पाई जाती है। मेनी नंबर्स ऑफ न्यूक्लियोलस। इसके अंदर जो न्यूक्लियोलस की संख्या क्या होती है? बहुत सी न्यूक्लियोलस। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये क्या है? बहुत सी इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियोलस। मेनी नंबर्स ऑफ न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका इसके अंदर क्या रहती है? प्रेजेंट रहती है, यानी कि बहुत सी संख्या के अंदर केंद्रिका प्रेजेंट रहती है। ठीक है, और केंद्रिका के साथ साथ इसमें जो ये आपको दिखाई दे रही है ये क्या है? ये आपकी है क्रोमेटिन कणिकाएं, यानी कि क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स। क्रोमेटिन की कणिकाएं हैं। जो ये केंद्रिका और क्रोमेटिन की जो कणिकाएं हैं, इनको हम यदि देखते हैं तो इनको सम्मिलित रूप से यदि हम नाम दिया जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमीडिया कहा जाता है। यानी कि क्रोमिड यानी कि न्यूक्लियोलस और जो क्रोमेटिन की आपकी कणिका होती है, ग्रेन्यूल्स होती है, इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? क्रोमीडिया कहा जाता है। इन्हें सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं? क्रोमीडिया कहा जाता है। तो अमीबा के अंदर ये पूरी स्ट्रक्चर थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि अमीबा के अंदर इस प्रकार की संरचना भी पाई जाती है। इस प्रकार की जो संरचना है इसे हम क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल्स। यानी कि इसके अंदर जो भोजन आता है वो फूड वैक्यूल्स के रूप में आता है, और ये फूड वैक्यूल्स का पाचन होता रहता है, और फूड वैक्यूल्स क्या होती है? नष्ट होती जाती है। अर्थात इसमें लाइसोसोम के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये लाइसोसोम के जो एंजाइम होते हैं इस फूड वैक्यूल्स में पाए जाते हैं, और जो भोजन का क्या करते रहते हैं? पाचन करते रहते हैं। इसके अलावा जो इसका एंडोप्लाज्मिक भाग होता है, इसमें क्या होता है? चक्रिक गतियां पाई जाती है। कैसी चक्रिक गतियां पाई जाती है? साइक्लोसिस मूवमेंट, चक्रिक गतियां पाई जाती है। और ये जो साइक्लोसिस मूवमेंट होती है उसके कारण क्या होती है? ये जो फूड वैक्यूल्स होती है इसके अंदर घूमती रहती है, और एंजाइम के द्वारा उसका क्या होता रहता है? जो भी उसमें फूड होता है उसका पाचन होता रहता है। इसके अलावा यदि हम इस माइटोकॉन्ड्रिया में बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में इस प्रकार की छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स और पाई जाती है। ये जो स्ट्रक्चर होती है इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं वाटर वैक्यूल्स कहा जाता है। यानी कि जल रिक्तिकाएं होती है, वाटर वैक्यूल्स दो बहुत सी संख्या के अंदर इसके अंदर पाई जाती है। लेकिन ये जो वाटर वैक्यूल्स होती है अमीबा के अंदर किस प्रकार का कार्य करती है, ये आज तक इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। अर्थात इसका कार्य क्या है?
अज्ञात है। तो ये आपका अमीबा था, अमीबा की स्ट्रक्चर। और अमीबा की स्ट्रक्चर के बारे में एक और बात बता देता हूँ कि इसके बाहर किसी भी प्रकार का आवरण केवल प्लाज्मा लेमा के अलावा नहीं होता है, इसलिए अमीबा को हम क्या बोलते हैं, नगन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नगन। नगन यानी कि किसी भी प्रकार का आवरण नहीं है, जो किसी भी प्रकार के आवरण से ढका हुआ नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं, हम नगन कहा जाता है। तो ये अमीबा को हम क्या बोलते हैं, नगन एनिमल्स कहा जाता है, यानी कि इसकी प्लाज्मा लेमा के बाहर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता है। तो ये आपकी अमीबा थी। थोड़ा सा इसे रिवाइज कर लेते हैं। अमीबा का क्लासिफिकेशन यदि हम देखते हैं तो इसका फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम अमीबा का फाइलम प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ का ये सदस्य है। और सब फाइलम इसका सार्कोमेस्टिगोफोरा, यानी कि क्या पाई जाती हैं, सार्कोमेस्टिगोफोरा, जिसके अंदर फ्लैजिला और स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं, इसलिए इसके सब फाइलम क्या रखा गया था हमने, सार्कोमेस्टिगोफोरा के अंदर रखा था। ठीक है, इसके अंदर जो गमनांग होते हैं, गमनांग के आधार पर इसकी क्लास कौन सी थी, राइजोपोडा, राइजोपोडा। और इसमें बनते क्या हैं, स्यूडोपोडिया बनते हैं। इसके आधार पर इसकी क्लास क्या रखी गई थी हमने, राइजोपोडा। इसमें जो स्यूडोपोडिया बनते हैं वो पॉलीपाद के रूप में होते हैं, यानी कि लोबोसा के रूप में होते हैं, अर्थात इसकी सब क्लास हमने क्या रखी गई थी, लोबोसिया रखी गई थी। और इसका ऑर्डर क्या रखा था, अमीबिडा, अमीबिडा इसका ऑर्डर था। इसकी जो वंश था वो हमने लिखा था अमीबा, और इसकी जाति थी अमीबा प्रोटियस। ठीक है, और अमीबा की जो खोज की थी वो रसन वॉन रसनहोफ ने की थी, और इसका नाम दिया था, विसेंट ने नाम दिया था। और अमीबा जो पॉलीमिक्सा होता है वो अमीबा की सबसे क्या बड़ी जाति होती है। ठीक है, अमीबा की स्ट्रक्चर के अंदर हमने 3 भागों में बांटा था। सबसे बाहरी भाग प्लाज्मा लेमा के रूप में, आंतरिक भाग जो इसका है साइटोप्लाज्म के रूप में, और है केंद्र के रूप में। प्लाज्मा लेमा बाहरी भाग प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ भाग होता है, दृढ़ आवरण होता है, और ये भोजन के लिए या भारी पदार्थों को अंदर आसानी से आने जाने देता है। ठीक है, इसके अलावा जो इसका अंदर का भाग है साइटोप्लाज्म को हमने 2 भागों में बांटा था, एक तो एंडोप्लाज्म और एक है एक्टोप्लाज्म के रूप में। एक्टोप्लाज्म भी 2 भागों में होता है, एक तो हाइलिन लेयर होती है, दूसरा क्या होती है, प्लाज्मा जेल। हाइलिन लेयर क्या होती है, इसमें किसी भी प्रकार के तंतु व कणिका नहीं पाई जाती, यानी कि पारदर्शी और स्वस्थ होता है। और ये हाइलिन लेयर जब किसी भी स्यूडोपोडिया के ऊपर एक कैप के समान संरचना बनाती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, हाइलिन कैप कहा जाता है। और इसके नीचे का भाग क्या है, प्लाज्मा जेल है। और प्लाज्मा जेल का अंदर का भाग क्या है, एंडोप्लाज्म है। एंडोप्लाज्म या इसे साइटोसोल भी कहा जाता है। और इसमें बहुत से इसके कोशिकाएं क्या रहते हैं, तैरते हुए पाए जाते हैं, जैसे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स है, न्यूक्लियस है, अन्य प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, जो भी आपके कोशिकाएं होते हैं वो सारे साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो ये था आपका अमीबा।